जय हिंद दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले 8 जुलाई 2022 को जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की एक रोड शो के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह भारतीयों के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि शिंजो आबे के टेन्योर में ही इंडिया जापान रिलेशनशिप एक नई ऊंचाई पर पहुंचा था। आइए समझते हैं कि कैसे इनका पॉलिटिकल कैरियर एज ए पीएम बहुत ही सक्सेसफुल था। इनकी मौत से भारत पर क्या असर पड़ेगा और चीन और साउथ कोरिया के सोशल मीडिया पर इनकी मौत का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपको बताना है कि द लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अटेंड करें। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने जिन कंट्री को पहले विजिट किया था उनमें से एक था जापान, और शिंजो आबे ने भी कई बार भारत का दौरा किया है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने गंगा आरती में भी पार्टिसिपेट किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि इनके लिए इंडिया एक कितना फ्रेंडली कंट्री था। सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, अपोजिशन के भी कई लीडर्स ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। भारत ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था, जो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। आइए समझते हैं कि भारत के लिए जापान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दिसंबर 2015 में जापान और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें जापान ने भारत को 12 बिलियन युआन का लोन दिया, और उसी पैसे से मुंबई और अहमदाबाद के बीच एक बुलेट ट्रेन लाइन बनाई जा रही है। 2016 में भारत और जापान ने एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी नाम की एक एग्रीमेंट साइन की, जिसके अंतर्गत जापान ने भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल और टेक्नोलॉजी शेयर किया था। 19 मार्च 2022 को हुई एक मीटिंग के दौरान जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत में अगले 5 साल के दौरान $42 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा किया। शिंजो आबे चाइना को एक थ्रेट की तरह देखते थे, इसलिए उन्होंने 2006 में चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया की 4 मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री को मिलाकर एक ग्रुप बनाया, जिसे क्वाड का नाम दिया गया था, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हालांकि इसके कुछ समय बाद जब शिंजो आबे चुनाव हार गए और वे अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, तो फिर क्वाड का आइडिया कोलैप्स हो गया। फाइनली 2019 में शिंजो आबे के प्रयासों द्वारा क्वाड फिर से एक्टिव हुआ। दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो मैं क्वाड पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, जब जब एलएसी पर इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है, तब तब हमेशा शिंजो आबे के अंडर जापान की गवर्नमेंट ने खुलकर इंडिया का साथ दिया है। इसके लिए उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज भी किया था। इसके अलावा दूसरे कई छोटे देशों में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इंडिया और जापान ने कई जॉइंट प्रोजेक्ट भी साइन किए हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए जापान की क्या वैल्यू है। लॉसेस के अलावा भी ये घटना इतनी शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जापान में शूटिंग, मर्डर की न्यूज़ बहुत रेयरली ही सुनाई देती है। जापान वर्ल्ड की टॉप 10 सेफ कंट्री की लिस्ट में आता है, और यहाँ पर गन रखने के ला भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि उस आदमी ने फिर गन कहाँ से ख़रीदा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने शिंजो आबे की हत्या की उसने गन कहीं से ख़रीदा नहीं था, बल्कि ऐसे ही जुगाड़ से पाइप वगैरह जोड़कर उसमें टेप लगाकर वो गन बनाई थी, जैसे हमारे यूपी बिहार में देसी कट्टे वगैरह बनाए जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो पहले जापान की नेवी में सर्व कर चुका था, उसे एक्सपीरियंस था। जब पुलिस ने आरोपी को धर लिया तो उसने बताया कि उसकी माँ एक रिलीजियस ग्रुप को बहुत सारा पैसा दान में देने के बाद दिवालिया हो गई, और उस रिलीजियस ग्रुप को शिंजो आबे ने बढ़ावा दिया था। उसने आगे बताया कि उसने उस ग्रुप के लीडर को पहले निशाना बनाया था, लेकिन जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया तो फिर उसने शिंजो आबे की हत्या की। आरोपी का कहना है कि उसके ऐसा करने के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि जापान बाहर से देखने में जितना सुंदर और प्रॉस्पर देश दिखता है, वो अंदर से इतना ही खोखला हो चुका है। आपको लगता होगा कि सब कुछ तो है वहाँ, एनाइम, टेक्नोलॉजी, पॉप कल्चर, और एक ऐसा देश जो इंडिया जैसी मेजर इकोनॉमी को लोन देता है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। वहाँ के लोग अपने आप को बहुत ही अकेला फील करते हैं। लोगों में काम करने की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए सुसाइड रेट भी काफ़ी अधिक है। जापान में इन्फ्लेशन भी पिछले सालों में तेज़ी से बढ़ी है। यामागामी, ये आरोपी का नाम था, उसने कहा कि उसने शिंजो आबे को गोलियां इसलिए भी मारी हैं क्योंकि वो उनसे नाखुश था। अब आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि वो उनसे नाखुश क्यों था। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे।
वहाँ के किसी भी प्रधानमंत्री का जापान के इकोनॉमी पर, वहाँ के फॉरेन पॉलिसी पर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था जितना कि उनका हुआ था। नोबुसुके किसी, जो कि शिंजो आबे के नाना थे, उन्होंने एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडेशन में बहुत ही अहम रोल निभाया था। आगे चलकर शिंजो आबे ने इसी पार्टी को लीड किया और इसी से प्रधानमंत्री बने। शिंजो आबे 4 बार जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार 2006 में वे पीएम बने थे, लेकिन इस बार उनका टर्म 2007 तक ही चला। इसके बाद वे 2012 से 2020 तक लगातार 3 बार और जापान के प्राइम मिनिस्टर बने। 2020 में कुछ हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो करेंटली वहाँ के पीएम हैं वो बस एक चेहरा थे। असली पावर इन्हीं के पास थी और वे पीछे से सरकार चलाते थे। शिंजो आबे की इकोनॉमिक पॉलिसी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। इस पॉलिसी को एबेनॉमिक्स का नाम दिया गया था। एबेनॉमिक्स में मेनली 3 स्टेज थे, जिसमें से पहला था लूज मॉनेटरी पॉलिसी। इसके तहत लोगों को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया गया ताकि जनता के हाथ में पैसा आए और वे इसे खर्च कर सकें। दूसरा था फिस्कल स्टिमुलेट। इसमें सरकार लोगों को टैक्स में छूट देती है, जिससे लोगों द्वारा खर्च किया जाने वाला पैसा बढ़ता है, जिससे मांग बढ़ती है और मांग को पूरा करने के लिए लोगों को काम पर रखा जाता है, जिससे रोजगार बढ़ता है। तीसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए पैसे खर्च करती है, जिससे कि जॉब और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि क्यों चीन के सोशल मीडिया पर लोग जेन्युइनली इस इंसिडेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बात उस समय की है जब शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय उनकी एक पिक्चर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें वे एक प्लेन में बैठे थे और उस प्लेन के बॉडी पर एक नंबर लिखा था 731। इस फ़ोटो ने चाइना और साउथ कोरिया के लोगों को बहुत हर्ट किया। अब आप सोचेंगे कि इस फ़ोटो में क्या था जिससे लोग काफ़ी हर्ट हुए। लेट मी टेल यू। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान की एक आर्मी यूनिट थी, यूनिट 731। इस यूनिट का काम था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना, और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी क्रूअल होते थे। अब आप ये समझ ही चुके होंगे कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर किस देश के थे। ये मोस्टली चाइना और साउथ कोरिया के थे। अब ये पता नहीं कि शिंजो आबे ने उस नंबर के प्लेन को इंटेंशनली चूज किया था या ये बस एक कोइंसिडेंट था, लेकिन ऐसे कई इंसिडेंट हुए थे जिससे उन देशों में ये मैसेज जाता था कि शिंजो आबे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का जो एग्रेसिव जापान था उसको प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।